नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि उस खबर पर, उस घटनाक्रम पर जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है। और ये खबर है अमेरिका इजराइल की संयुक्त मुहिम में ईरान पर किया गया हमला। दोस्तों ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले का आज ये 5वां दिन है। पूरा भारतवर्ष होली मना रहा है, लेकिन ईरान में आयतुल्ला खुमैनी, वहां के सर्वोच्च नेता, पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल के हमले में अपने 50 साथियों के साथ मीटिंग करने वक्त बमों से, करीब 30 मिसाइल और बम के हमलों से जमींदोज कर दिए गए। और उस हमले की, उस युद्ध की, जिससे लेकर के करीब 1 महीने से पूरा एक तरह से माहौल बनाया जा रहा था, आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक तरह से कभी टैरिफ को लेकर, कभी किसी चीज के सैंक्शन को लेकर, या कभी किसी दोस्तों को दुश्मन बना करके, दुश्मन को दोस्त बना करके जिस तरीके से हलचल मचा चुके हैं, जिससे ये साबित हुआ कि ट्रंप इज फ्रेंड ऑफ नन। वो नाटो देश के भी मित्र नहीं है, यूरोप के भी मित्र नहीं है, बट ही इज द फ्रेंड ऑफ ओनली वन, एंड ओनली वन इज इजराइल। यानी कि इजराइल को अमेरिका के द्वारा सपोर्ट करने की नीति बहुत पुरानी है। जब से इजराइल 1948 में एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, उसके बाद से अमेरिका का जो कि मेजोरिटी क्रिश्चियन है, और इजराइल जो कि यहूदी मुल्क है, एक क्रिश्चियन और यहूदी के बीच अगर कोई फ्रेंडशिप देखना है तो अमेरिका और इजराइल के बीच देखा जा सकता है कि वह इजराइल जो चारों तरफ से मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है, एक बिल्कुल छोटा सा पिद्दी सा ज्योग्राफी वाला देश, लेकिन अपने सैन्य शक्ति से, अपने टेक्नोलॉजी पावर से, अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से पूरे वेस्ट एशिया के, चाहे वो एशिया के ममालिक ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, यमन, साइप्रस, या फिर अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मिस्र, सबको नाकू चने चबवा दिया है। लेकिन दोस्तों पिछले करीब 5, 7, 8 या 10 या 12 साल में जो पूरा पश्चिम एशिया का जो घटनाक्रम है, वो ऐसे हुआ कि जो इजराइल के जितने दुश्मन दोस्त थे, जितने दुश्मन देश थे, वो दोस्त बन गए, और जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं दुश्मन बन गए। और उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है ईरान का। यानी कि वह ईरान जो 79 के पहले एक अलग मुल्क हुआ करता था, ईरान अभी भी अपने को अरब का पार्ट नहीं बताता। ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद एक अलग वहां पर रिजीम आ गई। उससे पहले इस्लाम एक खुला देश था, एक कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने वाला देश था। ईरान और अफगानिस्तान जो आज दुनिया के सबसे कट्टरपंथी मुस्लिम ममालिक हैं, कहीं ना कहीं 1970 के दशक में ये बड़े ही एक मॉडर्न मुल्क हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों ये इतिहास की बात है, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो ईरान में नई तंजीम आई, वह कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक मुस्लिम मुल्क के रूप में पश्चिमी एशिया में अपनी छाप हमेशा छोड़ने को आतुर रही। और इसके तहत ईरान का शुरू में इराक से हमला हुआ। ईरान का जो है अलग अलग देशों के साथ, चाहे वो टर्की हो, कभी सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, उनके साथ कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। लेकिन चूंकि फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध कहीं ना कहीं एक मुस्लिम और यहूदी के बीच का युद्ध है, जिसकी इतिहास काफी पुराना है, और 1948 के बाद जब इजराइल एक मुल्क बना तो कहीं ना कहीं उससे लगा हुआ है फिलिस्तीन, एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी, उसके भी अलग मुल्क की, या उसके अलग आजाद होने की, या उसके जगह पर इजराइल का कब्जा हटाने की वो लड़ाई बड़ी लंबे समय से चल रही है। पहले उस लड़ाई का नेतृत्व तो इजिप्ट किया करता था, लेकिन इजिप्ट कहीं ना कहीं इजराइल के साथ हुए युद्ध में उसे हार की मुंह खानी पड़ी। इसी तरीके से जितने उधर पड़ोसी मुल्क हैं वो सब जो है इजराइल से एक तरह से वो करते रहे, लेकिन इजराइल सबको पटकनी देता रहा। लेकिन पिछले 10, 12, 15 सालों में ईरान इजराइल के विरोध का सबसे अगुआ देश बना, और ईरान ने न केवल एक देश के रूप में इजराइल पर लगातार जो है एक तरह से विरोध का सुर अलापता रहा, बल्कि इजराइल के खिलाफ उसने कई सारे
आतंकी तंजीमों को भी परोक्ष रूप से सैन्य सहायता और अलग अलग तरीके की सहायता करनी जारी रखी। और उसमें सबसे पहला नाम आता है फिलिस्तीनियों के आतंकवादी गुट हमास का। फिर उसके बाद नाम आता है लेबनान में रहने वाले हिजबुल्ला गुट का। हिजबुल्ला कहीं ना कहीं एक तरह से सुन्नी और शिया, हालांकि ईरान एक शिया मुल्क है, लेकिन चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर जो है हमास हो, ये दोनों सुन्नी गुट है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान मुस्लिम वर्चस्व और फिलिस्तीन की लड़ाई को ध्यान में रख करके इजराइल के खिलाफ इन आतंकी समूहों को, और एक तीसरे में हूती समूह, यानी कि इन तीनों समूह को ईरान मदद देता रहा। और ईरान हमेशा से एक तरह से इजराइल के रास्ते पर कांटा बोने का काम करता रहा। और वह ईरान जो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया के सारे देश तो तेल के बड़े भंडार हैं, लेकिन ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार वाला मुल्क है, और तेल के मामले में भी वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। और उसके पास पेट्रो डॉलर की जबरदस्त कमाई होती है। जियो पॉलिटिक्स के रूप में बात करें तो चीन और रूस के साथ उसके बेहद अच्छे संबंध हैं। भारत के साथ बहुत घनिष्ठ तो नहीं, लेकिन बुरे संबंध भी नहीं है। भारत के साथ जो ईरान का संबंध है वो ऐतिहासिक है। तो ऐसे में इजराइल हमेशा से पूरे पश्चिमी एशिया के देशों में ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहा है। और इधर जब 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास ने जो जबरदस्त इजरायलियों पर हमला किया, जिसमें 1000 पर्यटकों को मार दिया गया, और उसके बाद इजराइल ने फिर से हुंकार भरी। इजराइल तो वैसे इन पर लगातार युद्ध की कार्रवाइयां करता रहा है, उसके लिए वो इतिहास में जाना जाता है। बीच में करीब 5 से 6 साल का कार्यकाल शांति का काल था, नहीं तो कभी लेबनान के बेरूत में, कभी अलग अलग जगहों पर गाजा पट्टी में, पश्चिमी बैंक में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चलाता रहा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो इजराइल ने हमास पर जो अटैक करने शुरू किए, फिर उसके बाद हिजबुल्ला पर, फिर हूती समूह पर, और फिर उसके बाद ईरान पर, तो वह सिलसिला करीब 3 सालों से लगातार जारी है। और उसमें यह बताया जाता है कि 75,000 गाजा पट्टी के रहने वाले फिलिस्तीनी मारे गए। नेतन्याहू पर, इजराइल के नेता नेतन्याहू पर जीनोसाइड का आरोप लगाया गया। फिलिस्तीनियों की एथनिक क्लिंजिंग का मामला आया, और वो लगातार 1 के बदले 10 मारो, 10 के बदले 100 मारो कि वह नीति पर चलते रहे। लेकिन जो ईरान का जो ये घटनाक्रम तेजी से फैला, वो इस आधार पर कि ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। और ईरान ने हमेशा, चूंकि उसने अमेरिका को हमेशा कट टू कट जवाब दिया। यह ठीक है कि ईरान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म काफी ज्यादा है, धर्म राज्य है, धर्म गुरुओं का राज्य है, वहां पर लोगों को आजादी नहीं है, महिलाओं के लिए जीना दुश्वार है, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो अमेरिका के खिलाफ भी लगातार जवाबी हमले करता रहता है। पश्चिमी एशिया के बाकी मुस्लिम ममालिक देश भी, वो भले परोक्ष रूप से अमेरिका की आलोचना करें, क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल की आलोचना करें, यहूदियों को अपना डीएनए में बैठा हुआ दुश्मन माने, लेकिन अमेरिका से कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेटेजिक मित्रता बहुत पहले से बनी हुई है। और इसी वजह से अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के तमाम जगहों पर, चाहे वो कतर हो, यमन हो, सऊदी अरब हो, और इराक में तो उन्होंने रिजीम ही चेंज किया, लीबिया में उन्होंने रिजीम ही चेंज किया, अपने अपने सैन्य ठिकाने बनाए, चाहे वो गल्फ के एरिया में हो, चाहे एयर बेस बनाना हो या नेवी बेस बनाना हो, अलग अलग मुल्कों से संबंध बनाकर उन्हें सिक्योरिटी का आश्वासन देकर अपनी एक तरह से वहां पर एक तरह से प्रेजेंस जो है, मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका ने बनाए रखी। लेकिन ईरान उनसे लगातार एक तरह से हुंकार भरता रहा। ईरान ने एक बार अमेरिका के करीब 52 या लोगों को बंधक भी बना करके रखा, जिसमें बड़ा लंबा उनके साथ अमेरिका से जो है टकरार चला। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी एक तरह से दोस्ती कभी अच्छी नहीं रही, हमेशा दोनों में संबंध खराब रहे। और इसका नतीजा ईरान को यह भुगतना पड़ा कि उस पर बड़े ही गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसके तेल की बिक्री पर रोक लगाई गई, उसे कई तरीके की जो है बंदिशें विश्व बैंक और IMF के मार्फत उस पर लगाई गई। उससे ईरान की अर्थव्यवस्था भी आहत हुई। लेकिन कहीं न कहीं एक मुस्लिम मतलब कि सेवनिज्म का पूरी दुनिया में अगुआ बनने के चक्कर में आयतुल्ला खुमैनी ने ईरान को एक तरह से पूरा रिस्क लिया, और उसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ भी मोर्चा खोला और अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोला। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान जिस तरीके से अपने आतंकवादी समूहों को सहायता देकर ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी करता था, वो सीधे तौर पे हमला नहीं करता था,
लेकिन जब जून के महीने में पिछले साल इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर बड़ा ही निशाना लगा करके उनकी हत्या की, तो फिर दोनों में युद्ध एस्केलेट हो गया। उससे पहले जो ईरान के जो आर्मी चीफ थे उसको मिसाइल के निशाने पर अमेरिका ने उनकी हत्या कर दी थी। और ये तीसरी बार ये तब हुआ कि जब उसके लिए अमेरिका ने ये बार बार कहा कि ईरान में जो ये विद्रोह, लोगों में जो असंतोष चल रहा है, जो मुद्रास्फीति आ गई है, जो वहाँ की मुद्रा का बिल्कुल डिवैल्यूएशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने ईरान के सारे आंदोलनकारियों का साथ दिया और ईरान को चेतावनी दी कि उन आंदोलनकारियों को अगर वह किसी तरीके की सजा देता है या उनको किसी तरीके से तंग तबाह करता है तो अमेरिका उसका बदला लेगा। तो ईरान इस बात को ईरान ने जो है तस्दीक किया और अपने आंदोलनकारियों पर किसी भी तरीके का बर्बर उन पर जो है कोई कार्रवाई करने से अपने को बचा करके रखा। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका केवल एक व्यक्ति को सबसे बड़ा दोस्त मानता है दुनिया में, तो वो इजराइल है। और अमेरिका के नेतन्याहू ने उनकी इस तरीके से चापलूसी की कि ये अमेरिका की ग्रेटेस्ट रिजीम है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जो है ये प्रेसिडेंट है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर उनके मित्र नेतन्याहू को आगामी अक्टूबर के चुनाव में दोबारा जीतना है तो इजराइल के जनमत का ध्यान रखते हुए, इजराइल के विपक्षियों की मांग को रखते हुए ईरान को उनको जमींदोज करना होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ने गुप्त तरीके से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और 28 फरवरी को अपने पहले ही हमले में, बड़े ही सटीक हमले में, पूरे आयतुल्ला खुमैनी की जो मीटिंग चल रही थी सुबह 9 बजे, उस पूरे मीटिंग को करीब 32 मिसाइल के हमले से उन्हें जमींदोज कर दिया गया। एक दिन के बाद ईरान के टेलीविजन चैनल ने यह खबर प्रसारित की कि उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी नहीं रहे और उसमें उनके डिफेंस हेड, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके कई सारे नाती पोते और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई सारे बड़े कमांडर, वो सब मारे गए। तो अब कुल मिलाकर के अब सवाल उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो अपने को शांति का अग्रदूत बताया करते थे, जो डेमोक्रेट पर यह कहकर हमला करते थे कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में हमेशा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बीच में एक रिलेशन बना करके रखती है, एक कहीं ना कहीं रिजीम चेंज दुनिया के अलग अलग मुल्कों में करती है और अपने हथियारों का सौदा बढ़ाती है, हम वो काम नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं पीस को प्रमोट करेंगे और अमेरिका सबसे पहले रूस और यूक्रेन के वार को खत्म करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप यूक्रेन और रूस के वार को खत्म करने में ना एक तरह से असफल हुए, लेकिन देर सवेर उन्होंने इजराइल को मना करके और हमास के साथ, उनके साथ जो है युद्ध विराम करवाने में जरूर सफलता पाई। लेकिन कहीं ना कहीं अपने टैरिफ के आतंक से पूरे दुनिया को आतंकित करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल पैदा कर चुके। उन्होंने यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को भी हथियाने की, जिस पर कि डेनमार्क का अधिकार है, उसको लेकर के उनके यूरोप के साथ जो है संबंधों में काफी तनाव आया। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को सीधे अगवा कर लेते हैं अपने सेना के बल पर, और उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वह जो है बहुत बड़ा किंग पिन है ड्रग माफिया का, और वो अमेरिका के लिए जो है वह एक दुश्मन जो है हेड ऑफ स्टेट है। तो चलिए, वेनेजुएला को लेकर के भी पूरी दुनिया ने आलोचना की, लेकिन ईरान को लेकर के भूमिका काफी दिनों से बनाई जा रही थी। और ऐसे में ईरान के साथ जो ये वाकया हुआ कि पहले जेनेवा में कई सारी वार्ताएं हुई, लेकिन वह वार्ता अंत में इन लोगों का पूरा इरादा यही था कि हमने ईरान पर हमला करना है, और इनके सारे खुफिया जो इस काम में लगे हुए थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने जिन जिन बातों का हवाला देकर ईरान पर हमला किया, कि आयतुल्ला खुमैनी के बाद, मृत्यु के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एविल व्यक्ति बताया, दुष्ट व्यक्ति बताया, और यह कहा कि वहां पर लोगों की आवाजें बंद की जाती हैं, वहां मुस्लिम फंडामेंटलिज्म काफी चरम पर है। यहां तक कि अमेरिका के एक बहुत बड़े विश्लेषणकार फरीद जकारिया, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के एक फ्री प्रेस से एक तरह से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी ये ईरान के आयतुल्ला खुमैनी की बड़ी कह करके आलोचना की कि वो जितने कट्टरपंथी मुस्लिम ममालिक देश हैं पूरी दुनिया में, उसमें वो सबसे ज्यादा कट्टर थे। दूसरा, उन्होंने ईरान को दुनिया के तमाम देशों से काट करके रख दिया, दूरी बना दी।
तो इन दोनों आधार पर उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज पूरे मुस्लिम जगत में आप ओआईसी कंट्री का हवाला दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हवाला दें, करीब 56 या 58 मुल्क हैं। किसी मुल्क में प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, किसी मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं है, किसी मुल्क में शरिया पर प्रतिबंध नहीं है, किसी भी मुल्क में औरत और मर्दों के बीच में बिल्कुल बराबरी का माहौल नहीं है। ऐसे में ईरान को क्यों टारगेट किया गया? क्यों कि ईरान जो है अमेरिका के खिलाफ जो है वो बयान देता रहता है। ईरान चूंकि अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त इजराइल की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चूंकि ईरान फिलिस्तीन, जिसको सारे मुस्लिम देश बहुत बड़ी लड़ाई मानते हैं मानवाधिकार की, उस मुस्लिम फिलिस्तीनी को पूरे तौर पर साथ देने के लिए ईरान जो है खुलकर सामने आता है। तो इस वजह से अमेरिका के निशाने पर ईरान चला आता है। दूसरी बात, परमाणु हथियारों का बात कहा गया, तो क्या परमाणु हथियारों को लेकर के नॉर्थ कोरिया जो एक बहुत बड़ा डिक्टेटर कंट्री है, जो कि जिसके यहाँ किसी भी तरीके की जन विरोध की आवाज तक नहीं आती, ईरान में तो लाखों लोग प्रदर्शन भी कर लेते हैं, नॉर्थ कोरिया में तो कोई आदमी इसकी हिमाकत तक नहीं कर सकता। क्या अमेरिका ने कभी नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण को दमिंदोज करने की, डेमोलिश करने की कोई योजना बनाई? तो फिर वो ईरान को क्यों टारगेट रखता है? क्यों कि उसका वो सबसे दुलारू मित्र, दुलारू पूत इजराइल के लिए खतरा है। तो इसीलिए ये बात अमेरिका की कई तरीके की हिपोक्रेसी को उजागर करता है। और ईरान ने कभी भी पहले युद्ध करने की बात नहीं की। यह ठीक है कि उसने आतंकी तंजीमों को सपोर्ट किया, लेकिन वह तीनों आतंकी तंजीम जब पूरे तौर पे नेस्तनाबूद कर दिए गए तो ईरान ने जो है बिल्कुल ये तय कर लिया कि वह खुद अपनी ओर से हमला नहीं करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर हथियारों को रोकने को लेकर के भी ईरान इस शर्त पर तैयार था कि हमारे से आप आर्थिक प्रतिबंध हटा लो, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात भी गवारा नहीं लगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक बढ़िया पॉलिटिशियन है, हर तरीके से अमेरिका का आर्थिक फायदा भी देखते हैं। अगर वो युद्ध में मदद करते हैं, अगर नाटो को हेल्प करते हैं, तो उसका वो यूरोपीय देशों से किराया भी वसूलना चाहते हैं। अगर वो किसी तरीके की स्ट्रेटेजिक मदद भी करते हैं तो वो कहते हैं कि उसका हमें खर्च दो। और किसी भी तरीके से दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, व्यापार के मामले में वह कोई एक तरह से उनके साथ ढील नहीं बरतते, कोई मित्रता नहीं दिखाते, सीधे कट टू कट कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा और हमारे लिए ये छूट देना होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो राष्ट्रपति की जो एक लेगेसी रही है, एक ग्रेसफुलनेस की, उसको तोड़ करके पूरे तौर पे एक सौदेबाज राष्ट्रपति के रूप में आए। आज वह इजराइल के प्रधानमंत्री को दोबारा वापसी करने के लिए इतना बड़ा हथियारों का खर्च उठाने को कैसे तैयार हो गए। और उस देश ईरान में, जो कि एक कमजोर देश नहीं है, वो अफगानिस्तान की तरह वहां पर जो है मैदान में आप नहीं उतर सकते। अफगानिस्तान में भी आप मैदान पर उतरे, लेकिन 20 साल के बाद वहां से भाग खड़े हुए। उससे पहले वियतनाम में भी अमेरिका की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना गई, लेकिन वहां की जनता ने ताबड़तोड़ जवाब देकर के वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों को भागना पड़ा। उससे पहले लीबिया और इराक में जो है रिजीम चेंज करा गया, लेकिन इराक और लीबिया की स्थिति अब पहले से भी ज्यादा बदतर है। तो कुल मिलाकर के जो आप अलग अलग मुल्कों से, चाहे वो किंग हो, चाहे डेमोक्रेसी नहीं भी हो, चाहे वो फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अमेरिका दोस्ती करता है और केवल उस पर अपना वर्चस्व कायम रखता है। क्या पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में आर्मी का रूल है? क्या पाकिस्तान में ब्लेसफेमी नहीं है? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर का ध्वंस दिखा करके ब्लैकमेलिंग नहीं करता? तो कुल मिलाकर के ईरान के हमले से कई तरीके के सवाल उपजे हैं, जिन सवालों का जवाब देना होगा। फिल वक्त पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट में आ गई है, शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं। जो पूरे दुनिया की जो ऑयल सिक्योरिटी का जो गलियारा है, जो हॉर्मुज जलमध्य जो उस गल्फ से गुजरता है, आज उसके ट्रैफिक पर और उसके कार्गो शिप पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वहां से तेल मंगाना जो है काफी दूभर हो गया है। तो ऐसे में अब तेल के भी रेट बढ़ने लगे हैं, शेयर बाजार गिर चुका है, अलग अलग बेस पे हमले हो रहे हैं, एयर ट्रैफिक जो है एक तरह से पूरे तौर पर बाधित हो चुका है। तो कुल मिलाकर के दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर के आया है, अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा बनकर के आया है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका के पास हथियारों का उस तरीके से स्टॉक और सप्लाई लाइन नहीं है जितनी इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी ईरान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, उसका ज्योग्राफी काफी बड़ा है
और वहां अगर आर्मी उतारनी होगी तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा सेना उतारनी होगी और फिर हजारों सैनिकों के हताहत होने की भी खबर होगी। अभी तो केवल घोषित तौर पे 8 सैनिक मरा है, जिसमें कि एक सैनिक, मरे हुए सैनिक का जब ताबूत आया तो उसका बच्चा वहां डैडी डैडी कर रहा है और वो फोटो और वीडियो वायरल हो चुका है। तो ऐसे में अमेरिका को अगर ये लगता है कि उसकी जान की कीमत है, बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं। अभी यह भी खबर आई कि ईरान में करीब 150 लड़कियों, स्कूल पर बम गिरा करके 150 लड़कियों को मार दिया गया। गाहे बगाए ये कहा जा रहा है कि ईरान ने खुद ऐसी हरकत की, पर दुनिया में कहीं भी इस तरीके की खबर में इसे नहीं दिखाया गया और ईरान के लाखों जनता उनके जनाजे में जो है शामिल हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अभी पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आया है और कहीं ना कहीं मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया हमेशा संकटों का बायस बनता रहा है। चाहे 1990 में इराक का कुवैत पर हमला हो, या फिर जो है ISIS का वॉर हो, या इजराइल के साथ टाइम टू टाइम चलने वाला युद्ध हो, या फिर ईरान और इराक का चला युद्ध हो, विगत में मिस्र और इजराइल का चला युद्ध हो, तो पश्चिमी एशिया हमेशा घटनाओं के मुहाने में रहता आया है। चाहे सीरिया में चला विद्रोह हो, तो कुल मिलाकर के ये पूरा पश्चिमी एशिया अशांत है और उस अशांत को और अशांत करना और उसको में आग लगाने का काम अमेरिका कर रहा है और कुल मिलाकर के पूरी दुनिया के लिए संकट आया है। दिलचस्प बात यह है कि तेजी से उभर रहा दुनिया की दूसरी महाशक्ति चीन इस मामले में बिल्कुल साइलेंट है और वह ईरान से भले वो दोस्ती का दंभ भरे या उन्हें हथियार सप्लाई करे, लेकिन आज जब आयतुल्ला खुमैनी को बम गिरा करके अमेरिका ने जमींदोज कर दिया तो चीन ने केवल बयान के अलावा और अपनी कोई वीरता नहीं दिखाई, केवल बयानवीर बना रहा। किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का दखल न चीन से दिखाई पड़ा और रूस से तो दिख भी नहीं सकता था, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी जो ये स्थिति है कब करवट लेगी, कब बदलेगी, प्रभु ही जाने। और आने वाले दिनों में किस तरीके से घटनाक्रम मोड़ लेगा, पूरी दुनिया के खबरों के लिए एक बड़ा एक दिलचस्प मौजू बन करके रहेगा। आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, ये आप इसको लेकर के वाकिफ होते रहेंगे और बीच बीच में हम भी अलग अलग सवालों को लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो फिर हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, सब्बा खैर।